हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी तायल और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो चलते हैं। पहले आप आइए, मिलते हैं आपसे। पूजा यादव, थैंक यू। मयूर मोरे, हेलो। राम कुमार, हेलो। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। हम क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, इससे आप काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पर ले सकते हैं और नेट जेआरएफ को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक। आप जिसको भी जानते हैं उसको लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। विष्णु गुप्ता, हेलो। हम जब तक व्यूअर्स और बढ़ते हैं, हम तब तक जान लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या होता है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, मे बी मैथ्स होता है इसलिए करते हैं, मे बी कंफ्यूजिंग लगता है उनको इसलिए करते हैं, या टाइम टेकिंग होता है इसलिए करते हैं। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर नहीं करना है क्योंकि जो CSIR होती है वो हमें 10 to 12 मार्क्स बहुत इजी देती है। आप इजीली गेन कर सकते हैं वो 10 to 12 मार्क्स और आप इजीली नेट जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 170 में से 120 अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ जाती है। तो 120 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट जनरल एप्टीट्यूड में डाल देंगे तो आप इजीली नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ज्योति यादव, हेलो। आफिया नसरीन, हाय। ध्रुव गोयल, हाय। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जल्दी से इसको लिंक को फॉरवर्ड कीजिए सबको, जिससे जनरल एप्टीट्यूड उनका भी स्ट्रांग हो, उनका भी नेट जेआरएफ या फिर कोई भी और एग्जाम्स हो वो क्लियर हो। मैं काफी एक्साइटेड हूँ जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए, क्योंकि काफी बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। ये काफी इजी टॉपिक है और इसके टॉपिक्स जो होते हैं ना वो आपके थियोरी में भी यूज होते हैं, तो आप इसको स्किप मत कीजिए। आप अगर हमारी क्लासेस को डेली अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत इजी है। आप जितना न्यूमेरिक अपने थियोरी पार्ट में स्ट्रेस लेते हैं या फिर इतना रट्टा मारते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम लॉजिक है। जितना लॉजिकल आप होंगे उतना कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उतना कम टाइम में आप जो आपको कन्फ्यूजन होता है ना वो आपको कम होगा। ठीक है। ओ धवल भट्ट मैम, आपके हिसाब से हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए सेक्शन ए में? एक्चुअली ये होता है कि हमें 30 मिनट्स सेक्शन ए को देना चाहिए। मतलब बहुत लोग होते हैं कि कुछ भी टाइम नहीं देते हैं, बट 30 मिनट्स एटलीस्ट हमको सेक्शन ए में देने चाहिए। आप उसमें देखें कि आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आपका जो थियोरी पार्ट होगा ना उसमें आपको कम टाइम मिलेगा। तो आप 15 में से अगर 7 to 8 मिनिमम 7 to 8 अगर आप करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है नेट जेआरएफ क्लियर करने की, क्योंकि थियोरी तो आप पूरा साल पढ़ते हैं पर एप्टीट्यूड आप पढ़ते नहीं है ना। तो अगर आप उसमें थोड़े से एफर्ट्स डालकर 12 to 15 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं तो इट्स गुड। जनरल एप्टीट्यूड सबसे पहले करना चाहिए या लास्ट में? जनरल एप्टीट्यूड लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी एक मेन होती है। हम एप्टीट्यूड आप थोड़ा भी टाइम देंगे ना, आपको सारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी टाइम देंगे तो तब भी आपका जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा। इतना मतलब इतना टफ नहीं होता है। आप सारा स्कूल लाइफ में आपने यही सब तो पढ़ा है, तो आपने इतने ईयर्स अपने इसी जनरल एप्टीट्यूड में दिए हैं, तो अगर आप अभी पढ़ते हैं ना तो उसको आप आराम से 5 to 6 डेज में कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं और इजीली आप 10 to 12 मार्क्स तो इजीली गेन भी कर सकते हैं। क्योंकि CSIR इतना टफ पूछती भी नहीं है, क्योंकि अगर वो टफ पूछेगी तो वो मैथ्स का एक अलग सब्जेक्ट बनाएगी ना। वो हमारे लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, इसमें क्यों पूछेगी वो जनरल एप्टीट्यूड? ये एकदम लॉजिकल होते हैं, जो आपने स्कूल लाइफ में अपने क्वेश्चंस किए हैं वही आता है। ओके, आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए जल्दी से। हम फिर जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम काफ़ी बेसिक टॉपिक होता है। लाइक नंबर सिस्टम जो होता है ना वो आपकी थियोरी में काफ़ी यूज होता है।
नंबर सिस्टम में जैसे डेफिनेशंस आती हैं, जीसीडी, एलसीएम, फैक्टराइजेशन, पावर साइकिल, जो ये सब डेफिनेशंस होती हैं ये काफ़ी यूज़ होती हैं। तो हम इसलिए आज थोड़ा बेसिक से करेंगे, जिससे आपका जो ये प्रोस्पेक्टिव है ना एप्टीट्यूड को लेकर, वो थोड़ा चेंज हो कि हमारा जो एप्टीट्यूड है वो एकदम मैथ्स नहीं होता, वो लॉजिकल भी होता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अपने, जिससे मैं जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ाऊं तो मुझको भी थोड़ी एक्साइटमेंट आए। और हम जैसे नंबर सिस्टम आज करने वाले हैं, नंबर सिस्टम में हम काफ़ी क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि हम नंबर सिस्टम के कैसे आते हैं। आप आज की क्लास में पेशेंटली सुनना कि हम क्या डेफिनेशंस हैं, क्योंकि जो डेफिनेशंस है ना वो आगे के लेक्चर्स में भी यूज़ होती है, तो आप वो थोड़ा पेशेंटली सुन लेना कि डेफिनेशन में डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें आप भी पेन और पेपर लेकर बैठना, हम साथ में सॉल्व करते हैं। थैंक यू ज्योति यादव। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारी काफी सारे नंबर्स होते हैं, तो हम पहले उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे पता है आप काफी इंटेलिजेंट हैं, पर हम फिर भी एक बार समराइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, लाइक 1 2 3 4, उसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। ओके, कोई फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस जीरो इंक्लूडेड हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, पर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अगर इन जीरो को हटाकर देखते हैं तो हमारा पूरा नेचुरल नंबर ही आता है ना। इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। ओके, जो इंटीजर्स होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? दैट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, इवन नंबर्स। एंड सेकेंड वन इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं कि जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 1 आए, दैट इज ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो ये नंबर्स होते हैं ना, ये काफ़ी CSIR काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछती है, तो आप प्राइम नंबर्स पर काफ़ी फोकस करना कि प्राइम नंबर क्या होता है। 1-2 बार तो डायरेक्ट CSIR ने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें बोला गया था कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो अगर आपको डेफिनेशन पता होती तो आप इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते थे ना, तो इसलिए डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो वो खुद से डिविजिबल हो या फिर वो 1 से डिविजिबल हो, और उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि जो ये 2 होता है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्योंकि अगर जैसे हम 4 लेते हैं, हम 4 को चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर होगा या नहीं, पर प्राइम नंबर की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि उसका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर 4 का फैक्टर तो 2 आ जाता है, तो कोई और इवन आएगा ही नहीं, क्योंकि इवन होगा तो वो 2 उसका फैक्टर तो होगा ही ना, तो इसलिए हमारा 4 तो कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए सारे नंबर 2 हमारा इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, 7th वन इज रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, p/q की फॉर्म लाइक 3/4, 2/3, दैट्स ऑल। और अगर आप पूछेंगे, मैं आपसे पूछती हूँ कि 4 हमारा रैशनल नंबर होगा, कमेंट में बताइए कि 4 हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये 4 हमारा p/q के फॉर्म में तो नहीं है, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा? फोर भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 4 को 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर, जो सारे इंटीजर्स होंगे वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, अब देखते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू
22/7। क्या मैंने ये सही लिखा है कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7? फिर तो आप बोलोगे कि पाई हमारा रैशनल होता है क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर आपने इसको इरेशनल में फॉर्म में क्यों लिखा है ना? पर पाई की 22/7 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है दैट विल बी 3.1416 और गो ऑन। लाइक हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ये कहाँ पर एंड होगा, तो हम इस डेसिमल को हटाकर नहीं पता हमें कि हमें कितने 10 की पावर से डिवाइड करना चाहिए, हम कितने पावर से डिवाइड करना चाहिए और कब हम इसको p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते भी हैं या नहीं। ठीक है ना, हम इसको चेक कर ही नहीं पाएंगे, फाइंड ही नहीं कर सकते हैं कि हम कितनी 10 की पावर्स को लिखें। ठीक है, आप एक बार देखिए कि आप देखो पाई को हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। तब तक मैं एक बार देखती हूँ किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या। सुमेधा मलिक, हाँ 4 इज अ रैशनल नंबर, गुड। मयूर मोरे, नो 3.14 नहीं है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, 3.1416 और चलती रहेगी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू अगर 3.14 होता ना तो हम 3.14 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम ये ऐसे लिख सकते हैं तो ये p/q के फॉर्म में हो गया ना, तो फिर तो ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ये हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा एंड ही नहीं हो रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जब डेसिमल को हटाएंगे तो हम कितनी 10 की पावर से डिवाइड करें कि वो p/q के फॉर्म में आए, तो इसलिए हमारा पाई रैशनल नंबर होता है। ओके, जैसे √2 हुआ, √2 की भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 1.414 गो ऑन। इसकी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पॉइंट को हटाकर कितने 10 की पावर से डिवाइड करें, तो इसलिए √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताना। डेसिमल नंबर इजी है, जहां पे भी डेसिमल आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये जो दो डेफिनेशन है ना, आप ये अच्छे से देख लीजिए क्योंकि CSIR क्वेश्चंस पूछती है इससे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये तो नॉर्मल वैल्यूज थी, तो आप पता चला मतलब जो भी जिस डिजिट का हम स्क्वायर करें जो भी इक्वल में आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ओके, तो अब हमें कोई बड़ी डिजिट दे दिया, CSIR ने एक बार यही किया था कि एक बड़ी डिजिट दे दिया, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। ठीक है ना, तो अब हम चेक करते हैं। देखो, कोई भी डिजिट होगी, कोई भी नंबर होगा, वो एंड किससे हो रहा होगा 1 से लेकर 9 तक नंबर से हो रहा होगा। ओके, अगर मैं उनका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एंड डिजिट 1 मिलेगी, 4 मिलेगी, 9 मिलेगी, 6 मिलेगी, 5 मिलेगी, 6, 9 मिलेगी। लाइक हमें 2 मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारी लास्ट डिजिट होंगी वो इन्हीं से एंड हो रही होगी ना। इनसे एंड होने का मतलब क्या होता है कि जो भी बड़ी डिजिट होगी उसका भी एंड डिजिट इन यूनिट डिजिट से ही एंड होगा, तो कभी भी 2 परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। ओके, ऐसे हम 3 को देखते हैं कि कहीं 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। 7, 3, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना, तो 0 वाला भी। तो कोई भी बड़ी डिजिट दिया तुमको, तो हम कैसे हम ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि जो अगर कोई भी लास्ट जो डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 इनसे एंड हो रही है, मतलब उसका यूनिट डिजिट इन नंबर्स में से है कोई, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को, हमें वहां पर यही देखना है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, अब हम लोग बड़ी डिजिट्स का नहीं देख सकते थे, तो हमने इसलिए छोटे डिजिट्स में इनको डिवाइड किया। चलो, ये सारे डेफिनेशंस क्लियर है।
अगर क्लियर नहीं है कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, क्वेश्चन, इफ एंड नहीं हो रहा तो 22/7 क्यों लिख रहे? 22/7 इसकी ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 22/7। ये हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं ना, ज्योमेट्री में यूज कर लेते हैं हम 22/7 कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। ये हम वो वहाँ पर ज्योमेट्री में काफ़ी कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 22/7 लिख लेते हैं, वरना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो ये होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब पॉइंट 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 करके, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें आज तक वैसे पता नहीं चल पाई है कि वो कहाँ पर एंड होगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछना। अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो टॉपिक है ना, ये आपके थियरी सब्जेक्ट में भी यूज होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस में फैक्टराइजेशन आ ही जाता है। तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन होता है कि किसी भी कोई भी बड़ी वाली डिजिट है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सके। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 6 को हम किन दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं? 3 और 2 ना। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। 3 क्रॉस 2 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 6। 12 का करते हैं 4 क्रॉस 3, पर 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है अभी, इसलिए हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो सारी, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर्स, इवन ये सब यूज होगा। ये नहीं है तो हमें इसको फिर से ब्रेक करना होगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो ये इसका 12 का फैक्टराइजेशन है। ओके, तो हम एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द प्राइम नंबर्स दैट डिवाइड एन इंटीजर एग्जैक्टली आर टर्म्ड एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, जो मैंने ये दिखाया है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं 420 करते हैं। ठीक है, 420 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 इंटू 10, पर 42 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ओके, 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, पर 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो अगेन करेंगे। ओके, तो क्या बना हमारा जो फैक्टराइजेशन है? 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ किसका? 420 का। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी फैक्टराइजेशन की। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये मल्टीप्लिसिटी यूज किया है ये क्या है। मल्टीप्लिसिटी वो होगा कि जो फैक्टर्स है ना वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 420 विद मल्टीप्लिसिटी 2 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 420 विद मल्टीप्लिसिटी 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिसिटी है। ओके, अब हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऐसा कोई मतलब एग्जाम्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या है। ठीक है, फैक्टर्स देखें तो हमारे ये फैक्टर्स ही होते हैं 6 के, 3 और 2 फैक्टर है 6 का। ठीक है, अब थोड़ा मल्टीपल, जैसे हमारा कोई भी 4 है, 4 हमारा फैक्टर है 12 का। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। फैक्टर और मल्टीपल यही थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि जैसे कोई भी x है, अगर x हमारा फैक्टर है y का, तो y इज अ मल्टीपल ऑफ x। यही जो ये लिखा है वो यही बोल रहा है कि अगर x हमारा लाइक देखो x एग्जैक्टली डिवाइड्स अनदर नंबर y, वी कैन से दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y, फर्दर y इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ x। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। GCD। अब GCD के इस वर्ड में ही देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हमारी इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। मतलब जैसे हमने जैसे 44 या 44 और 36 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 44 और 36 एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ना, उसमें हमें जो भी फैक्टर्स करेंगे हम, वो जो कॉमन आएंगे वो हमारा GCD कहलाएगा। यही डेफिनेशन बोलती है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। लाइक इसको करते हैं 11 क्रॉस
4। 11 प्राइम नंबर है पर 4 नहीं है, तो हम इसको और करेंगे। ओके, 36, 6 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो अभी हमने पहले किया है ना, वही कर रहे हैं बस। अब एक टेबल बना लेते हैं। ओके, 44 का फैक्टराइजेशन ये आया, 36 का फैक्टराइजेशन ये आया। जीसीडी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें जो फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है वो कौन कौन है, 2 है, अगेन 2 है, और कोई कॉमन है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 11 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो हमारा जीसीडी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 हमारा जीसीडी होगा 44 एंड 36 का। डेफिनेशन क्लियर हुई कि जो भी फैक्टर्स हमारे दोनों में कॉमन होंगे वो हमारा जीसीडी कहलाएगा। ठीक है, हम ये एग्जांपल भी देखते हैं। 360 और 240, 360 का फैक्टराइजेशन ये है, 240 का फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। ओके, देखते हैं, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है, ये भी है, 3, 5, 2 ये दोनों कॉमन, ये कॉमन, ये 3 एंड 5। तो हमारा जीसीडी में क्या क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, 2, 2, 3 एंड 5। तो 120 इज जीसीडी ऑफ 360 एंड 240। क्लियर हुई डेफिनेशन। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां पर क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें लिखना है। यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डेफिनेशन होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम। आप इसके डेफिनेशन में क्लियर है ना। देखो यहाँ पर है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। ग्रेटेस्ट और लीस्ट तो डिफरेंस है ही, ये भी देखिए कि दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली, और विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी डेफिनेशंस तो आप अपने सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, तो आप डेफिनेशन छोड़ दीजिए, आप बस कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या है। यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, यहाँ पर हमें कॉमन के साथ साथ जो रिमेनिंग फैक्टर्स है ना वो भी हमें लिखने हैं। जैसे ये देखिए 360 और 240 का फैक्टराइजेशन ये है। ठीक है, अब हमारा कॉमन देखते हैं पहले। ओके, कॉमन लिख लिया, तो कॉमन जो हमारा इसका एलसीएम होगा उसमें क्या क्या डिजिट्स आएंगी, ये तो कॉमन वाली आ गई तीनों, पर जो हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स हुए बचे हैं ना वो भी हमारे एलसीएम में आएंगे। गॉट माई पॉइंट। ओके, ये हमारा सब एलसीएम में आएगा, जिसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 720। तो 720 इज एलसीएम ऑफ 360 एंड 240। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाली हूँ। आपने थ्योरी अगर अच्छे से की है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपनी कमेंट बॉक्स में दिखाए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना है अब आपको। If a and b are two natural numbers such that a cross b is equals to 84, which of the following cannot be the value of a plus b? ठीक है, आप जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है फैक्टराइजेशन, इन्हीं सब पे क्वेश्चन हो जाएगा। बस याद रखना कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें ये नहीं देखना है कि हम कैसे क्वेश्चन के थ्रू जाएं, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्वेश्चन पे।
हाँ, हम बोल सकते हैं कि हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होंगे, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, मतलब उसका मल्टीप्लाई भी होगा, पर फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे ना वो हमेशा प्राइम नंबर होंगे। नो, 25 इज नॉट द आंसर। फिर से करो। चलो देखते हैं, साथ में करो। 84 को हम पहले फैक्टराइज करते हैं। 84 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम पहले शॉर्ट में करते हैं ना, 42 क्रॉस 42, ठीक है, पर 42 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 2, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन किसका हुआ, 84 का फैक्टराइजेशन हुआ। तो अब हम जाते हैं ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन पे। हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 84 बनता है, और प्लस करने के बाद इनमें से एक ऑप्शन होगा जो नहीं बनेगा। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो 7 3 जा 21 और 4, अगर मैं 21 प्लस 4 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 25, ठीक है, और 21 क्रॉस 4 कितना होता है, 84, तो 25 तो होगा ही नहीं आंसर। लिख लेते हैं एक बार, फॉर 25 के लिए क्या होगा, 21 क्रॉस 4 इज इक्वल्स टू 84 एंड 21 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो गई हमारी, तो ये तो आंसर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कैन नॉट बी। आप क्वेश्चंस को भी केयरफुली रीड करना, कभी कभी ये होता है कि कैन नॉट पूछा होता है और हम कैन वाला लगा के आ जाते हैं, तो केयरफुली रीड करना है क्वेश्चंस को। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चलते हैं 31 की तरफ। 31, ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन यहीं से लेना है कि हम ऐसे क्या दो नेचुरल नंबर्स लें कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और ऐड करें तो हमारा 31 आए। तो क्या होगा, देखो 28 इंटू 3 करते हैं तो कितना बन रहा है, 84 बन रहा है। 28 प्लस 3 करते हैं तो कितना बन रहा है, 31 बन रहा है। तो ये भी पॉसिबल है नंबर, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, ये तो बहुत इजी है 85 को चेक करना। कैसे, क्योंकि 84 प्लस 1 हमारा 85 होगा एंड 84 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 84 होगा, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब हमें वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। तो हम देखते हैं कि अगर कभी भी आप क्वेश्चन में 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो आपको फोर्थ को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो CSIR है वो प्रूफ नहीं मांगती है, उसको आंसर चाहिए होता है, और आपके पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि आप फोर्थ को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 45। 31 पॉसिबल है, 25 भी पॉसिबल है, 85 भी पॉसिबल है, तो 45 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने 45 आंसर दिया था। $31 कैसे हो सकता है, 31 का तो देखो 38 तो ये पॉसिबल हो गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। ये रूल काफी ऑब्वियस है पर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो हम काफी बार इसको भूल जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और हमें इसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो बस एक बार इसको समराइज करते हैं कि बोर्डबास की फुल फॉर्म क्या होती है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें इसी फॉर्म में चलना है, ठीक है। कभी भी हमारा कोई क्वेश्चन होगा तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को अप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, फिर एडिशन अप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन हुआ? काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक। 48 के बाद माइनस है। क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, दैट इज माइनस। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि जिसने आंसर दिया है वो सही है या नहीं। ओके, चलो देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि बोर्ड मास क्या होता है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट था, D फॉर डिवीजन था, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अब हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करना मतलब क्या रिमूव करना होगा इसमें से? ब्रैकेट्स। तो पहले हम इस पर हमें अप्लाई करना होगा। तो 48 माइनस 12 दैट इज 36 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, अब हमारा बोर्ड मास क्या बोलता है? डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों को एक साथ अप्लाई करो। दैट विल बी 9, 3 क्रॉस 3, 9 प्लस 9 18। तो 18 विल बी द आंसर। देखते हैं किस किस स्टूडेंट ने 18 आंसर दिया था। अरे काफी स्टूडेंट्स ने दिया है। याति श्रीवास्तव, रोहिणी, आफिया, अजय, डीसी पाडेकर, राम कुमार, मयूर मोरे, वेरी गुड। मतलब आप काफी अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार कि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन डिवीजन को सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया एंड देन एडिशन सॉल्व किया। ओके, चलो ये देखते हैं। जैसे काफ़ी सारे बड़ी डिजिट्स आती हैं और हमें उसका देखना होता है कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, तो हम डिवाइड करने लग जाते हैं। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि हम उसको डिवाइड करके देखें कि वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं, हमारा रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए हैं, अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आपको याद करना नहीं है ऐसा कुछ, आप एक बार रीड करो उसको, आपके माइंड में खुद से बैठ जाएगा, क्योंकि आपने स्कूल टाइम में ना ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार रीड करोगे, बस आपको एक बार समअप करना है इन सब चीज़ों को। ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, आप सुनिए कैसे है। 2 के लिए हमने किया, लास्ट डिजिट इज इवन। हमारा जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। इवन हमने पढ़ा था, इवन नंबर्स क्या होते थे? जो डिविजिबल बाय 2 होते थे। ठीक है, तो इवन नंबर्स क्या क्या होंगे? 0, 2, 4, 6, 8। तो कोई भी नंबर अगर हमारा एंड हो रहा होगा इवन नंबर से, तो हम उसको बोलेंगे दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। जैसे 48, 8 इज इवन, 6 इज इवन, 4 इज इवन, है ना। तो ये हमारे जो सारे नंबर्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं डिविजिबल बाय 2 के। अब हम 3 पे चलते हैं। 3 में क्या होगा कि जो हमारे नंबर्स होंगे ना उनका सम, क्योंकि जैसे बड़ी डिजिट होती है, अगर हम उसको छोटे में रिड्यूस कर देते हैं तो हम इजीली पकड़ पाते हैं कि वो डिविजिबल होगा या नहीं। तो इसलिए हमने ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाए हैं। तो जैसे 3 है तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, कि जो उनके डिजिट के सम है वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए 3 से। जैसे देखिए ये 5, 3, 4, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, 5 + 3 दैट इज 8 एंड 8 + 4 दैट इज 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3 सॉरी, है ना। 12 इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली फॉर 45 को हम देखते हैं, 4 + 5 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो 5, 3, 4 एंड 45 ये भी हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? डिविजिबल बाय 3 के। ठीक है, अब हम 4 का देखते हैं। 4 में हमारा क्या होगा? जो लास्ट 2 डिजिट हैं ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी अगर हम 2 डिजिट को पता लगा लेते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं 2 से, तो हम इजीली बड़ी डिजिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऐसे ये नंबर्स हैं, जैसे 24 है डिविजिबल है 4 से, 8 है 08 है वो भी डिविजिबल है 4 से। तो ये दोनों बड़े नंबर्स हैं, पर हमने इजीली पता लगा लिया कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 5 पे आते हैं। आप 5 का टेबल तो आता ही है ना सबको, कि 5 के टेबल में एंड किससे होता है? 0 से होता है, 5 से होता है। तो जो उसके हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट में होंगे वो भी क्या होगा? 5 से एंड होगा या फिर 0 से एंड होगा। ठीक है, और ऐसी एग्जाम्पल्स देख लो, 5 से एंड होगा, 0 से एंड होगा, 5 से एंड होगा। तो ये हमारे सारे नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे? 5 से। ठीक है, 6 देखते हैं।
6 क्या होगा कि दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। मतलब अगर कोई भी नंबर है वो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, 3 का भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो 6 का भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, जैसे 36 हुआ, लास्ट में इवन आ रहा है 6, तो 2 का सेटिस्फाई किया, 3 + 6 किया तो 9 आया, 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो ये क्या हुआ, जब 2 का भी सेटिस्फाई किया, 3 का भी सेटिस्फाई किया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 का भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे हमारे डिविजिबल होंगे 6 से। ठीक है, 7 का देखो, 7 में क्या होता है, जैसे 3, 5, 7 लेते हैं हम। ठीक है, 3, 5, 7 लेते हैं। हमारा जो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग लीडिंग ट्रंकेटेड नंबर, इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन सो वाज द ओरिजिनल नंबर। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डिजिट है हमारी, तो जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम डबल कर दें और जो रिमेनिंग डिजिट होगी उससे माइनस करें, तो जो नंबर आएगा हमारा वो डिविजिबल बाय 7 होगा, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, 7 को मैंने डबल किया तो कितना आएगा, 14 आएगा ना, और रिमेनिंग हमारा कितना है, 35 है। ठीक है, 35 को मैंने माइनस किया इससे, तो क्या बचा, 21, और 21 इज डिविजिबल बाय 7, राइट। तो ये हमारा इसलिए डिविजिबल होगा 7 से। अब ये देखते हैं 154 देखते हैं, 4 को हमने डबल किया दैट इज 8, ये रिमेनिंग है, तो 15 - 8 किया तो कितना आया, 7, 7 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट हुआ 7 का। अब हम आते हैं 8 पर। 8 क्या बोलता है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, कि जो भी हमारे 3 डिजिट होंगे, 4 में हमने क्या किया था कि लास्ट 2 डिजिट हमारा डिविजिबल होना चाहिए था, 4 में हमने क्या देख रहे हैं हम कि लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ओके, तो जैसे ये नंबर है, ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए, ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं, अगर 3 डिजिट का तो आप नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हो ना, पर हमारा जो हमने ये टेस्ट बनाया है, ये इसलिए बनाया है जैसे बड़ी डिजिट्स हम लोगों को दे देते हैं तो उनको हम कैसे इजीली सॉल्व करें। तो 3 डिजिट का तो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा 8 का होगा कि लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करनी है। 9 का देखते हैं, 9 का सेम है 3 जैसा, कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, कि जो हमारी डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसे ये देखिए, इसको मैं करती हूँ 4 + 5 + 9 दैट विल बी 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा सेम है 3 जैसा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, 10 पे आते हैं। 10 का टेबल भी यही होता है कि सारे एंड जो नंबर्स होते हैं यूनिट्स प्लेस पर 0 ही आता है, तो कोई भी बड़ा नंबर होगा वो कब डिविजिबल होगा 10 से, जब वो भी एंड हो रहा होगा किससे, 0 से। ठीक है, इट एंड्स विद 0, तो ये हमारा जैसे 0 है, ठीक है, तो हम ये 10 की हो गई कि इट एंड्स विद 0। 11 पे आते हैं। 11 क्या बोलता है, 11 में ये होगा कि जो हमारी इवन प्लेसेस होंगी, इवन प्लेसेस पता है ना आपको, जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो प्लेसेस होंगी, और जो इवन प्लेसेस होंगी, ठीक है, जो ऑड प्लेसेस हैं उनका सम किया, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम किया, दोनों को माइनस किया, तो 0 या फिर 11 ये दोनों आते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दैट विल बी डिविजिबल बाय 11। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, तो इनका सम किया तो 18 आया। ये हमारा ऑड इवन प्लेस है, तो माइनस किया 7 इज इक्वल्स टू 11 एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11 ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि या तो 0 आना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, तो ये हो गया। ऐसे ये करते हैं, ये हमारा ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, तो 7 - 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो 0 इज डिविजिबल होगा 11 से, और यहाँ पे लिखा भी है कि या तो वो इधर 0 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, 12 का देखते हैं। 12 का 2 का 3 का और 4 का, इन तीनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि वो हमारा
12 से भी डिविजिबल होगा। ओके हमें उसमें कुछ चेक ही नहीं करना, 2 का करो, 3 का करो, 4 का करो, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर अब बात आती है कि अगर इनसे आगे आता है डिविजिबल चेक करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे आपकी थ्योरी में काफ़ी यूज़ होती हैं ऐसी कैलकुलेशंस, जैसे हैं 1 to 1/22। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन करना आ गया है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें पता चल रहा है कि 22 का हमें फैक्टराइजेशन नहीं पता, फैक्टराइजेशन तो पता है, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 11 क्रॉस 2। तो हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं 121 पे। 2 का क्या होता है कि लास्ट डिजिट हमारी इवन होनी चाहिए, पर 1 है, डिविजिबल नहीं है, तो हम 11 का लगाते हैं। 11 का क्या था कि ऑड प्लेसेस के जो नंबर है उनका सम, दैट इज 2, एंड इवन नंबर पे जो है -2, या तो वो 0 हो या फिर वो 11 हो। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या कर सकते हैं हम कि इसको ये 1 to 1 जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो ऐसे कैलकुलेशंस ना हमारी शॉर्ट हो सकती हैं अगर हमारी ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें रिमाइंड रहती हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये नंबर्स जो होंगे, जैसे 14 लेते हैं, 14 के लिए भी हम देख सकते हैं कि हम 7 × 2 करेंगे, तो हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देंगे या फिर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा देंगे। हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स होगी वो आगे के प्राइम नंबर्स में होगी। तो अब देखते हैं हम प्राइम नंबर्स में होगी तो हमें क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं। अब हमें इसका चेक करना है कि डिविजिबल है 13 से या नहीं है। ठीक है ना, ये चेक करना है, तो हम कैसे करें? तो हमें इसमें क्या होगा कि हमें इस डिजिट में लास्ट में 0 बनानी है। अब आप कोई भी हमारी डिजिट होती है, जैसे कोई भी नॉर्मली कोई भी डिजिट है, अगर लास्ट में 0 आ जाती है ना, तो वो रिड्यूस हो गई किसी छोटी डिजिट में, हो गई ना, किसी छोटे डिजिट में रिड्यूस हो गई, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं कि वो हमारा उससे डिविजिबल है या नहीं। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस में करेंगे कि हम लास्ट में जीरोस बनाएंगे, कैसे भी नहीं, 13 के मल्टीपल से या 13 से, या हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे 1 2 3 है, आप इसमें क्या, अगर आप 13 ऐड करते हैं तो आपको कोई 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पर अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने 13 सब्ट्रैक्ट किया, 0 1 0, ये मिला आपको। ठीक है, अब 0 को कैंसिल कर दो, क्योंकि 0 अगर हमें चेक करेंगे हम इस डिजिट के लिए, अगर ये डिजिट हमारी डिविजिबल होगी 13 से, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा 13 से। तो अब क्या 11 डिविजिबल है 13 से? नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे कि 1 2 3 भी हमारा इज नॉट डिविजिबल बाय 13। ये हमारा सारे प्राइम नंबर्स के लिए 13 17 19 कि हमें लास्ट में जीरोस बनानी है। जीरोस बनाएंगे ना, जीरोस कैसे बनानी है? या तो उस जिसकी हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, जैसे 13 था इसमें, तो या तो हम 13 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 को कितनी बार भी आप ऐड कर सकते हैं और कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2613 ये लेते हैं। अब आप इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या प्लस करेंगे कि ये 0 0 में कन्वर्ट हो जाए? अगर मैं इसमें 13 प्लस कर देती हूँ, क्या मुझे 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है मुझको? 13 में सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, है ना। 13 सब्ट्रैक्ट करते ही मेरा क्या मिलेगा? 2600। 0 को हमें नेग्लेक्ट कर ले देना है। अब हमें देखना है कि जो 26 आ रहा है वो डिविजिबल है या नहीं 13 से, एंड 26 इज डिविजिबल बाय 13। तो हम क्या बोलेंगे कि 2613 जो है वो भी डिविजिबल होगा 13 से। ठीक है, ऐसे हम सेम चेक कर सकते हैं 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए। तो जितने भी और प्राइम नंबर्स होंगे हम उसके लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? आफिया, बताइए आफिया, कौन सा ट्रिक बोल रहे हैं आप? कि कौन सा आपको समझ नहीं आया, क्या रिपीट करना है? अगर फिर से कुछ समझाना है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके क्वेश्चन, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा, जो मैंने अभी ये टेबल समझाई है उसी पर है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका सारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना वो भी हमारा चेक हो जाएगा कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, चेक, चलो इस क्वेश्चन को करो। किया क्वेश्चन सॉल्व? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कि क्या ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करो और चेक करो, जल्दी से शेयर करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से एक ऑप्शन बताओ कि कौन सा करेक्ट है, फिर मुझको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। चलो अब देखते हैं, आप आंसर दे दीजिए। केमिस्ट्री वर्ल्ड, हाँ 4th ऑप्शन करेक्ट, मतलब आपने अच्छे से समझा है। चलो अब हम देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। हमने 3 और 9 के लिए देखा था कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट थे वो सेम थे, तो अगर हम एक के लिए चेक करेंगे तो हम दोनों के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सम करते हैं। सम कैसे करते हैं, देखो 1 2 कितने डिजिट्स हैं ये, 6 9 12 डिजिट्स हैं, और 12 डिजिट्स हैं और 3 आ रहा है, तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है ना, इतना नॉर्मल एडिशन तो आता है ना, वही तो क्या है, बस इन सब डिजिट्स को ऐड कर दिया है, दैट विल बी 36। एंड 36 को भी अगर मैं अगेन 3 + 6 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 9 मिलता है, 9 मिलता है ना। एंड 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9 एंड 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये हमारा 3 और 9 दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई कर गया है। तो अब हमें चेक करना है सिर्फ 11 के लिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, ऑड इवन वाला, याद करो ऑड इवन वाला था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके ऑड प्लेसेस पे, अब जैसे ये इसमें 12 डिजिट्स हैं, तो जैसे हम देखते हैं इवन क्या होता है, इवन नंबर्स क्या था हमारा, दैट इज डिविजिबल बाय 2। एंड इवन नंबर, ऑड नंबर्स क्या था कि हाँ जब हम उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो अब जब ये 12 डिजिट का नंबर है तो इसमें जितने ऑड प्लेसेस होंगे उतने इवन प्लेसेस भी होंगे, राइट। ठीक है, तो अगर मैं ऑड प्लेसेस करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, इवन करती हूँ तब भी सेम यही डिजिट्स आएंगी। आएंगे ना। तो अब हमारा क्या थी डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि ऑड का सम करना है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं हमें उनका सम करना है, और देन हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये कितना बनेगा हमारा, 18 बनेगा, ये भी 18 बनेगा। अब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब हमने जैसे पहले उसमें देखा था कि हमारा 11 में क्या बोल रहा है, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, और हमारा क्या आया, 0 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे कि ये डिविजिबल होगा नंबर हमारा 11 से भी। तो ये हमारा 3 की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है, 9 की भी किया है, 11 की भी किया है, तो आंसर क्या होगा, 4th होगा ना। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, जब हमने ऐड किया डिजिट्स को तो 36 आया, 36 को और ऐड सिंप्लीफाई किया तो 3 + 6 9 आया, जो 3 से भी और 9 से दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अब 11 के लिए करते हैं तो ऑड प्लेसेस पे ये वैल्यूज थी तो उसका सम 18 आया,
ऑड प्लेसेस पे ये वैल्यूज थी, उसका सम भी 18 आया, और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 0 आया। तो हमारा टेस्ट में भी यही था कि 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये हमारा इसका 3, 9 एंड 11 इसका आंसर होगा। वाओ, काफी स्टूडेंट्स ने दिया है आंसर। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये पावर साइकिल ऑफ नंबर्स, जो पावर साइकिल ऑफ नंबर्स है ये काफी बार CSIR पूछ लेती है, तो इसको आप थोड़ा पेशेंटली सुनना और पेशेंटली देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको आपको ये इतना डेफिनेशन दिख रहा होगा, पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इस पे ये क्या बोलना चाहता है, इस पे ये बोलना चाहता है कि जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है 332। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 332 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी, तो हमें क्या फिर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, और अगर मैं इसकी लास्ट 2 डिजिट्स ले लेती हूँ और उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरा लास्ट डिजिट 4 आया, इसमें भी मेरा लास्ट डिजिट 4 आया। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी जो भी हमें डिजिट दिया होगा उसकी पावर निकालनी होगी, ठीक है, अगर हम उनकी लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है ना वो पूरे को मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे देखिए कि अगर मैं 332 को मल्टीप्लाई करती हूँ 332 से तो मेरा ये पूरा नंबर आया, और अगर मैं सिर्फ 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरा 4 आएगा, और मैं इस पूरे को करती हूँ तब भी मेरा 4 आएगा। और हमारा सिर्फ जो हमें मतलब हमें देखना है वो सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए देखना है, तो हम पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम लास्ट डिजिट को लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में है x की पावर y, तो जो ये क्वेश्चंस होंगे ना x की पावर y, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी? वो इसकी यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगी और इस पावर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम इसका ना एक बार क्वेश्चन से समझ लेते हैं। देखो पावर साइकिल ऑफ 3 देख रहे हैं हम। पावर हमने जो पहले इससे पहले वाली स्लाइड में देखा वो क्या देखा था? ये देखा था कि अगर कोई भी डिजिट है हमारी उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें उसकी लास्ट डिजिट बतानी है, तो हम क्यों उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करें? हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ अगर लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें वही डिजिट मिल रही है जो पूरे को मल्टीप्लाई करके मिली थी और जो लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके मिली थी। पर हम हमें वहाँ पर बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखते हैं जैसे 3 की पावर साइकिल देखते हैं। 3 की पावर 1 इज 3 की पावर स्क्वायर इज 9। ये 3 तक तो आप कर ही सकते हैं, मैं 4 से बताती हूँ। 3 की पावर 3 का लास्ट डिजिट 3 है, देन 9 है, देन 7 है। अब 3 की पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब जो 3 की पावर 3 थी इसकी लास्ट डिजिट कितना था? 7 था, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है और किसी से नहीं है, तो हमने इसका 3 की पावर 3 का लास्ट डिजिट 7 लिखा, इंटू किया 3 से, तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आया? 1 आया। यहाँ पे भी 1 है। 3 की पावर 5 के लिए करते हैं। 3 की पावर 4 का लास्ट डिजिट नंबर कितना था? 1 था। 1 इंटू 3 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 3 आ रहा है ना, कि अगर कोई भी नंबर है हम उनकी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की लास्ट डिजिट जो उसमें मिल रही है ना वही यहाँ पर सेम मिलेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब देखो, आप जैसे 3 की पावर 5 किया तो 2 4 3 आया, लास्ट डिजिट 3 आई। 3 की पावर 6 किया तो 9 आया। 3 की पावर 7 किया तो 7 आया। 3 की पावर 8 किया तो 1 आया ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 फिर से रिपीट हुआ, 9 भी रिपीट हो गया, 7 रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ। तो हमारे हर 4th पावर के बाद हमारी रिपीटेशन हो जा रही है लास्ट डिजिट्स में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द यूनिट डिजिट्स गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 4th पावर ऑफ 3. Therefore, it is said that 3 has a power cycle of 3, 9, 7, 1 with frequency 4. And all the numbers having 3 at their unit place will have the power cycle and its frequency is the same as 3. कि कोई भी डिजिट हो,
कितनी भी बड़ी हो और हमें उसका लास्ट डिजिट निकालना हो, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट बताना हो, तो हम 3 का पावर साइकिल लगा सकते हैं कि हम पूरा उसको, जैसे 6 to 3 है तो हम 6 2 को हटा दो, सिर्फ 3 का देखो। अगर 3 की पावर कोई जैसे 6 to 3 है, ठीक है, 6 to 3 की पावर कुछ भी ले लो, 84 ले लो, ठीक है, 84 लिया हमने इसको, तो देखो कि 6 2 को हम हटा देते हैं, हमें लास्ट डिजिट चाहिए ना इसकी, सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो हमने 6 2 को हटा दिया, रिमूव कर दिया, हमें सिर्फ हम 3 का देखते हैं। अगर तो 3 को देखते हैं, हमने 3 का देखा कि 3 हमारा हर 4 की पावर के बाद रिपीट हो जा रहा है, तो हम 84 को 4 से देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। बताओ 4 से डिविजिबल है, ये है 4 से डिविजिबल। हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि हमारे जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो लास्ट 2 डिजिट 2 ही डिजिट है एंड इट इज डिविजिबल बाय 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, मैं इसको 6 2 को रिमूव कर दिया, मैं सिर्फ 3 की फॉर्म में कर रही हूँ, तो मेरा इसमें क्या आएगा, मतलब हम इसको 3 की पावर 4 41 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 3 की पावर 4 का लास्ट डिजिट क्या था, 1 था, और 1 की पावर 41, 1 की कितनी भी पावर कर दो तो क्या ही मिलता है हमको, 1 मिलता है। तो इस नंबर की, इतने बड़े नंबर की लास्ट डिजिट क्या हुई हमारी, 1। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है, क्योंकि हमें वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। हमें ये नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमारा शायद पेपर ही छूट जाएगा, ठीक है ना। तो हमें बस लास्ट डिजिट को देखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है कि वो कितने नंबर पे रिपीट हो रहा है। जैसे अगर कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे देखते हैं, जैसे और नंबर जैसे 4 है, 4 में 2 के बाद ही रिपीटेशन आ जा रहा है, तो हम उस नंबर को देखेंगे कि हम 2 में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 के बाद फिर से रिपीटेशन होगा ना, तो छोटी टर्म्स को अगर हम की पावर कुछ भी होगी तो हम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये फ्रीक्वेंसी टेबल को याद करना नहीं है आपको, आप नॉर्मली 3 या 4 तक तो कर ही सकते हैं ना। और आप देख रहे हैं कि पावर साइकिल में 4 से ज़्यादा तो कभी आ ही नहीं रहा है, तो किसी भी नंबर को 4 पावर पर आप अगर कर देते हैं तो उसके बाद रिपीटेशन आ ही जा रहा है, या तो 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 4 तक तो आप नॉर्मली सॉल्व करिए ना, ठीक है। कोई याद नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बार देखिए, आपको वहाँ पे खुद समराइज हो जाएगा कि क्या किया था हमने, ठीक है। जैसे 0 का 0 ही आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 1 का पावर साइकिल 1 ही होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 2 की लास्ट डिजिट अगर 2 से होती है तो उसकी पावर साइकिल क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 6 होगी, एंड उसके बाद रिपीटेशन आ जाएगा, उसके बाद फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, ऐसे गो ऑन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो CSIR हमेशा पूछती है, ठीक है, और CSIR का ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं कि आप सही बताते हैं या नहीं, कि आपने सही से समझा है या नहीं समझा है। हाँ, पावर साइकिल पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, CSIR में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, क्योंकि जैसे ये यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, जैसे लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन है ना, अगर हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी लेंदी कैलकुलेशन होगी, तो इसलिए अपने पावर साइकिल को पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू आफिया। ओके, आप आंसर बताइए इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आइए और इसका आंसर बताइए, फिर देखते हैं कि आपकी CSIR नेट की कितनी अच्छी तैयारी है अभी तक, और आप अभी एग्जाम देने के लिए रेडी है या नहीं है। जल्दी से आइए और शेयर भी कीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमने अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर चलो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस टेबल के थ्रू कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। अब तो आंसर बताइए। चलो पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि जिसने आंसर दिया है वो कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं, 7 की पावर 73,
ठीक है ना। अब हम जैसे पीछे देख लेते हैं एक बार, इट्स टेबल में देख लेते हैं 7 को। ठीक है, 7 की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 4 आ रही है, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 को अगर मैं 1 करती हूँ तो 7 आ रहा है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 41 9 आएगा। मतलब 7 इसकी यूनिट डिजिट आ रही है, इसमें 9 यूनिट डिजिट आ रही है। 7 की पावर 3 करती हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। ओके, तो 7 स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 9 है, तो मैं लास्ट डिजिट लिख देती हूँ 9 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दैट विल बी 63। तो 7 की पावर 3 का लास्ट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। देन 74 में हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 7, दैट विल बी 7 की पावर 3 कितना होगा, 3 होगा इंटू 7 होगा। ओके, तो 21, तो हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी, 1। तो हमारी आगे 7 की पावर 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू 7, क्योंकि हम 7 की पावर 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 1, और 7 की पावर 4 का जो लास्ट डिजिट है वो 1 आ रहा है ना। तो हमने 1 और एक 7 जो यहाँ से आया हमारा, ये 7 ये किया तो कितना बना, 7। तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, देखो 1 के बाद 5 पे रिपीटेशन आ रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि ये हमारा क्या 73 जो है 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 ना, तो अब हमें इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब हम 73 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि हमें इसको 4 के टर्म्स में ही लिखना है। ठीक है, 4 के टर्म्स में लिखना है, तो 7 की पावर 4 की पावर कुछ लगा, क्वेश्चन किया आपने जल्दी से, अरे काफी लोग आंसर दे रहे हैं इसका, तो चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने जैसे देखा था पीछे कि हमारा इसकी 7 की ये डिजिट्स आएंगी, ठीक है, ये डिजिट्स होगी और उनकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। ठीक है, 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन दे दिया था ये। ठीक है, 7 की पावर 73। अब हमने देखा था कि 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, 73 हमारा डिविजिबल नहीं है 4 से, तो हम कैसे करेंगे इसको, कि देखो 73 को हमें ऐसा ब्रेक करना है, 4 के टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है ना, होता है। तो हम मैं इसको 70 कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो 18 4 जा 72 एंड प्लस 1 पावर 73 हुआ ना,
तो मेरा क्या बनेगा, ये 7 की पावर 4, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था कि 7 की पावर 4 की लास्ट डिजिट नंबर कितना था, 1 था, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें है, 7 की 4 1 होगा, 1 की पावर 18 दैट विल बी, 1 की पावर कुछ भी हो कितना होता है, 1 ही होता है, इंटू 7, तो 7। इजी था ना, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि 73 हमारा जैसे डिविजिबल नहीं है 4 से, तो हम उसके आसपास का नंबर देख सकते हैं कि क्या डिविजिबल है 4 से। तो हमने देखा कि 72 डिविजिबल था, तो अब हमें देखना है कि हम 72 को क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, लाइक क्या उसको टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, 4 इंटू 18 लिखा, 4 को अंदर लिया, 18 को बाहर ले लिया, क्योंकि मुझे 7 की पावर 4 पता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। तो 1 की पावर कुछ भी किया तो 1 ही आता है, एंड 7 हमारा एक पावर बच गया था क्योंकि 73 था, तो 7 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 73। तो राइट करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 7 किस किसने आंसर दिया है। 7 काफी लोगों ने आंसर दिया है, गौतम चावड़ा वेरी गुड, अभिनव तायल वेरी गुड, रोमिला वेरी गुड, प्रदीप वेरी गुड, मतलब आप अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, हमने काफी थ्योरी कर ली है, अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर एंड इफ n की पावर 5 इज ऑड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट विल A होगा ऑप्शन n इज ऑड, B n की पावर क्यूब इज ऑड, C n की पावर 4 इज इवन। अब हमें इन ऑप्शंस में फिर से भी देखना है कि क्या क्या हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम इसमें जो नेचुरल नंबर है ना वो कुछ भी ले सकते हैं, तो एक कंडीशन है, बस ये वाली कंडीशन है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, क्या 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। क्या ये ऑड है? हमारा ऑड की डेफिनेशन क्या होती थी कि नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, पर ये तो हमारा डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 2 इस लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या था कि जो हमारा यूनिट डिजिट नंबर है वो इवन होना चाहिए, और इसका यूनिट डिजिट नंबर कितना है, 2 है, तो ये डिविजिबल होगा। तो हम n को 2 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। तो हम n को अगर 3 लेते हैं, ठीक है, n को हम 3 लेते हैं, और 3 की पावर 5 क्या होगा, ठीक है। हम ये पहली वाली स्लाइड से देख सकते हैं अपनी, देखो इसमें किया था हमने, 3 की पावर 5 क्या आया, 243 आया, और 243 क्या है हमारा, ऑड है, क्योंकि इवन के लिए क्या होता है कि लास्ट में हमारा वो 2 से लास्ट में इवन होना चाहिए नंबर, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 2 से, इवन की यही डेफिनेशन होती है। और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है कि